दोस्तों आज हम एक ऐसी कहानी के बारे में बताएंगे और ऐसे महान राजा के बारे में आपको बताएंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। दोस्तों हम अपने चैनल के माध्यम से आपको नई नई जानकारी देते रहते हैं, तो सुनिए दोस्तों ये कहानी। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य गुप्त राजवंश के राजा थे। चंद्रगुप्त द्वितीय महान, जिनको संस्कृत में विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था। वे भारत के महानतम एवं सर्वाधिक शक्तिशाली सम्राट थे। उनका राज्य सन 375 से 414 तक चला, जिसमें गुप्त राजवंश ने अपना शिखर प्राप्त किया। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने गुप्त संवत का प्रारंभ किया। सांची अभिलेख में उसे देवराज और प्रवरसेन कहा गया है। विक्रमादित्य ने अपनी दूसरी राजधानी उज्जैनी को बनाया। चंद्रगुप्त ने विद्वानों को संरक्षण दिया। उसके दरबार में नवरत्न निवास किया करते थे, जिनमें कालिदास, वराहमिहिर, धन्वंतरी प्रमुख थे। उसने शक्तिशाली राजवंशों से वैविक संबंध स्थापित किए। उनके ही राज्यकाल में चीनी बौद्ध यात्री फायान भारत आया था। उसके शासनकाल में कला, साहित्य, स्थापत्य का अभूतपूर्व विकास हुआ। इसलिए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल को गुप्त साम्राज्य का स्वर्णयुग कहा जाता है। संभवतः भारत सोने की चिड़िया इसी कालखंड में कहा जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय की तिथि का निर्धारण उनके अभिलेखों आदि के आधार पर किया जाता है। चंद्रगुप्त का में उत्कीर्ण मथुरा स्तंभ लेख उनके राज्य के 5वें वर्ष में लिखाया गया था। फलतः उनका राज्यारोहण में हुआ। चंद्रगुप्त द्वितीय की अंतिम ज्ञात तिथि उनकी रचित मुद्राओं पर प्राप्त आती है। इससे अनुमान कर सकते हैं कि चंद्रगुप्त संभवतः उपरलिखित वर्ष तक शासन कर रहे थे। इसके विपरीत कुमारगुप्त प्रथम की प्रथम ज्ञात तिथि उनके बिलसिड अभिलेख से प्राप्त होती है। इस आधार पर ऐसा अनुमान किया जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल का समापन 413 से 414 ही में हुआ होगा। चंद्रगुप्त द्वितीय के विभिन्न लेखों से ज्ञात देवगुप्त एवं देवराज अन्य नाम प्रतीत होते हैं। अभिलेखों एवं मुद्रालेखों से उनकी विभिन्न उपाधियों महाराजाधिराज, परमभागवत, श्री विक्रम, नरेंद्र चंद्र, नरेंद्र सिंह, विक्रमार्क, विक्रमादित्य आदि का ज्ञान होता है। उनका सर्वप्रथम सैनिक अभियान सौराष्ट्र के शक क्षत्रपों के विरुद्ध हुआ। संघर्ष प्रक्रिया एवं अन्य संबद्ध विषयों का विस्तृत ज्ञान उपलब्ध नहीं होता। चंद्रगुप्त के सांधिविग्रहिक वीरसेन शाप के उदयगिरी भिलसा के समीप गुहालेख से उनका समस्त पृथ्वी जतीने के उद्देश्य से वहां तक आना स्पष्ट है। इसी स्थान से प्राप्त चंद्रगुप्त के सामंत शासक सनकानिक महाराज के लेख तथा अम्रकार्दव नाम के सैन्याधिकारी के सांची के शिलालेख से मालव प्रदेश में उनकी दीर्घ उपस्थिति प्रत्यक्ष होती है। संभवतः चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक रुद्रसिंह तृतीय के विरुद्ध युद्ध संचालन तथा विजयोपरांत सौराष्ट्र के शासन को यहीं से व्यवस्थित किया हो। चंद्रगुप्त की शक विजय का अनुमान उनकी रचित मुद्राओं से भी होता है। सौराष्ट्र की शक मुद्रा परंपरा के अनुकरण में प्रचलित इन मुद्राओं से भी होता है। सौराष्ट्र की शक मुद्रा परंपरा के अनुकरण में प्रचलित इन मुद्राओं पर चंद्रगुप्त द्वितीय का चित्र, नाम, विरोध एवं मुद्रा प्रचलन की तिथि लिखित है। शक मुद्राओं से ज्ञात अंतिम तिथि 388 प्रतीत होती है। इसके विपरीत इन सिक्कों से ज्ञात चंद्रगुप्त की प्रथम तिथि है। फलतः अनुमान किया जा सकता है कि चंद्रगुप्त की सौराष्ट्र विजय प्रायः 20 वर्षों के सुदीर्घ युद्ध के 409 के बाद ही कभी पूर्ण रूपेण सफल हुई होगी। चंद्रगुप्त के सेनाध्यक्ष अम्रकार्दव अपने सांची अभिलेख में स्वयं को अनेक समरावाप्ता विजय सूक्ता कहते हैं। इन अनेक समरों के उल्लेख से यह भी अनुमान किया जा सकता है कि चंद्रगुप्त ने शकयुद्ध के अतिरिक्त अन्य युद्ध भी किए होंगे, किंतु वर्तमान स्थिति में उनका विवेचन अप्रमाणित है। दिल्ली में कुतुब मीनार के पार्श्व में स्थित लौह स्तंभ पर किन्हीं सम्राट चंद्र की विजय प्रशस्ति उत्कीर्ण है। चंद्र की पहचान प्राचीन भारत के विभिन्न सम्राटों से की जाती रही है, देखिए चंद्र, किंतु प्रायः उनकी पहचान चंद्रगुप्त द्वितीय से करते हैं।
यदि इस सिद्धांत को सही माना जाए तो कहना न होगा कि द्वितीय चंद्रगुप्त ने वन प्रदेश में संगठित रूप से आए हुए शत्रुओं को पराजित किया एवं युद्ध द्वारा सिंधु के 7 मुखों को पार कर वाहलिकों को जीता। वन को पहचान साधारणतया पूर्वी बंगाल प्राचीन सम्राट तथा वाहलिक की बल्क बैक्ट्रिया से की जाती है। यद्यपि कुछ आश्चर्य नहीं जो वाहलिकों की निवास पश्चिमी पाकिस्तान में ही कहीं रहा हो। सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ चंद्र के अभिज्ञान को मानने में कठिनाइयां भी हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपना राज्य पिता द्वारा उत्तराधिकार में प्राप्त किया था, किंतु लौहस्तंभ के चंद्र ने अपने स्वभुजार्जित विस्तृत साम्राज्य का उल्लेख किया है। चंद्रगुप्त का साम्राज्य सुविस्तृत था। इसमें पूर्व में बंगाल से लेकर उत्तर में संभवतः बल्ख तथा उत्तर पश्चिम में अरब सागर तक के समस्त प्रदेश सम्मिलित थे। इस विस्तृत साम्राज्य को स्थिरता प्रदान करने की दृष्टि से चंद्रगुप्त ने अनेक शक्तिशाली एवं ऐश्वर्योन्मुखी राजपरिवारों से विवाह संबंध स्थापित किए। स्वयं उनकी द्वितीय रानी कुबेरनागा नागकुल संभूता थी। कुबेरनागा से उत्पन्न प्रभावती गुप्त वाकाट कनरेश रुद्रसेन द्वितीय को ब्याही थी। नागु एवं वाकाटकों की भौगोलिक स्थिति से सिद्ध है कि उनसे गुप्त साम्राज्य को पर्याप्त बल एवं सहायता मिली होगी। कुंतल प्रदेश के कदम नरेश शांतिवर्मन के तालगुंड अभिलेख से विदित है कि राजा काकुस्थ तस्थ वर्मन की पुत्रियां गुप्त एवं अन्य राजाओं को ब्याही थीं। कुमारी का विवाह चंद्रगुप्त द्वितीय या उनके किसी पुत्र से हुआ होगा। साम्राज्य को शासन की सुविधा के लिए विभिन्न इकाइयों में विभाजित किया गया था। सम्राट स्वयं राज्य का सर्वोच्च अधिकारी था। उसकी सहायता के लिए मंत्री परिषद होती थी। राजा के बाद दूसरा उच्च अधिकारी युवराज होता था। मंत्री मंत्रिपरिषद का मुख्य अधिकारी एवं अध्यक्ष था। चंद्रगुप्त द्वितीय के मंत्री शिखरस्वामी थे। इन्हें कर्मदान अभिलेख में कुमारामात्य भी कहा है। इस संबंध में यह ज्ञातव्य है कि गुप्त काल में युवराजों के सहाय्य के लिए स्वतंत्र परिषद हुआ करती थी। वीरसेन शाप को अन्वय प्राप्त सचिव कहा है। ये चंद्रगुप्त के सांधिवी ग्रहिक थे, किंतु सेनाध्यक्ष संभवतः अम्रकारदव थे। चंद्रगुप्त के समय के शासकीय विभागों के अध्यक्षों में कुमारामात्याधिकरण, बलाधिकरण, रणभांडाधिकरण, दंडपाशाधिकरण, विनयशूर, महाप्रतिहार, तलवर, महादंडनायक, विनय, स्थितिस्थापक, भट्टाश्वप्ति और उपरिक आदि मुख्य है। शासन की सबसे बड़ी इकाई प्रांत था। प्रांतों के मुख्य अधिकारी उपरिक कहे जाते थे। तिरभुक्ति उपरिक अधिकरण के राज्यपाल महाराज गोविंद गुप्त थे। उनकी राजधानी वैशाली थी। शासन की प्रांतीय इकाई देश या भुक्ति कहलाती थी। प्रांतों का विभाजन अनेक प्रदेशों या विषयों में हुआ था। वैशाली के सर्वोच्च शासकीय अधिकारी का विभाग वैशाली अधिष्ठान अधिकरण कहलाता था। नगर एवं ग्रामों के शासन के लिए अलग परिषद होती थी। ग्राम शासन के लिए ग्रामिक, महत्तर एवं भोजक उत्तरदायी होते थे। चंद्रगुप्त की राजधानी पाटलिपुत्र थी, किंतु परवर्ती कुंतल नरेशों के अभिलेखों में उसे पाटलिपुरवराधीश्वर एवं उज्जैनीपुरवराधीश्वर दोनों कहा है। बहुत संभव है कि शक रुद्रसिंह की पराजय के बाद चंद्रगुप्त ने अपने राज्य की दूसरी राजधानी उज्जैनी बनाई थी। साहित्य ग्रंथों में विक्रमादित्य को भी इन दोनों ही नगरों से संबद्ध किया गया है। उज्जैनी विजय के बाद ही कभी माल्व विक्रमादित्य के नाम से संबद्ध होकर विक्रम नाम से अभिहित होने लगा होगा। चंद्रगुप्त के राज्यकाल में चीनी यात्री फायान ने भारत का भ्रमण किया। फायान ने तत्कालीन सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति तथा व्यवस्था का अत्यंत सजीव उल्लेख किया है। मध्यदेश का वर्णन करते हुए फायान ने लिखा है कि लोग राजा की भूमि जोतते हैं और लगान के रूप में उपज का कुछ अंश राजा को देते हैं, और जब चाहते हैं तब उसकी भूमि को छोड़ देते हैं और जहां मन में आता है जाकर रहते हैं। राजा न प्राणदंड देता है और न शारीरिक दंड। अपराध की गुरुता या लघुता की दृष्टि में रखते हुए अर्थदंड दिया जाता है। बार बार राजद्रोह करने वाले अपराधियों का दाहिना हाथ काट लिया जाता है। राज्याधिकारियों को नियत वेतन मिलता है। नीच चांडालों के अतिरिक्त न तो कोई जीवहिंसा करता है, न मदिरापान करता और न लहसुन प्याज खाता है। पाटलिपुत्र में फायान ने अशोक के समय के भव्य प्रासाद देखे। वे अत्यंत सुंदर थे और ऐसा लगता था जैसे मानव निर्मित न हो। पाटलिपुत्र मध्यदेश का सबसे बड़ा नगर था। लोग धनी और उदार थे। अच्छे धार्मिक कार्य करने में एक दूसरे से स्पर्धा करते थे। देश में चोर डाकुओं का कोई भय नहीं था। चंद्रगुप्त के काल की आर्थिक संपन्नता उसकी प्रचुर स्वर्ण मुद्राओं से पुष्ट होती है।
इसके अतिरिक्त उसने रजत एवं ताम्र मुद्राओं का प्रचलन भी किया। रजत एवं ताम्र मुद्राओं का प्रचलन संभवतः स्थानीय था, किंतु उसकी स्वर्ण मुद्राएं सार्वभौम प्रचलन के लिए थी।